हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं आपका प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर यानी 9th के केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर का दूसरा लेक्चर कंप्लीट किया था। आज इसका तीसरा पार्ट है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिछला क्लास पहले कर लें। चलिए आज देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने तत्व और यौगिक को देख लिया था। तत्व का क्या गुण था, यौगिक का क्या गुण था, सब कुछ को डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में यानी मिक्सचर के बारे में। मिश्रण के गुण को पढ़ते हैं। तो मिश्रण को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना होता। तत्व यौगिक समझने वाला चीज़ था। मिश्रण तो आप जीवन में देखते रहते हैं, बस उसी को आज समझना है। तो सबसे पहले समझिए मिश्रण कहेंगे किसको। मिश्रण हम किसी को भी किसी में मिला दिए तो मिश्रण, मतलब आलू में नमक डाल दिए, तेल डाल दिए, चोखा बन गया तो मिश्रण। समझ रहे हैं, बस चोखा बनाने इतना हल्का है मिश्रण। मजाक कर नहीं रहे, सच्चे बता रहे हैं। मिश्रण क्या होगा, वैसा दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक कुछ भी कह दो आप, जिसे किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, उस बने पदार्थ को मिश्रण कहेंगे। किसी तत्व या यौगिक को या किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसको मिश्रण कहेंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखिए हवा का बात हम लोग करते हैं, तो हवा नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, विभिन्न गैसों का मिश्रण है ना। उसी तरह हम बात कर लेते हैं बारूद के बारे में। बारूद बनाना सिखाएं आपको जी, गलती से यूट्यूब वाला देख ले कम्युनिटी स्ट्राइक मारेगा हमको। तो देखिए बारूद जो बनता है नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ है। पढ़ाई में तो बम भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बारूद जो होता है ना, बारूद हमारा बना किसका किसका होता है, इसका सोडा का बना होता है, गंधक का और कोयला का। बोलिए सर गंधक किसको कहते हैं, सल्फर को। सोडा किसको कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को। तो पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और क्या कहते हैं, कोयला। ये तीनों चीज़ को आप बस कितना कितना भी लेके, मतलब थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा गंधक, थोड़ा ज़्यादा से कम थोड़ा सा क्या दीजिएगा, सोडा, और एकदम कम मात्रा में कार्बन यानी कोयला को कूट के मिला दीजिए। जो पुड़िया बनेगा ना, वो बम का पुड़िया बनेगा। जहाँ पटकिएगा ना आवाज़ कट जाएगा। ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको जलाने पे वो जलेगा। तो ये बारूद भी क्या है, बारूद भी एक मिश्रण है, कोई यौगिक नहीं है, उसमें कोई निश्चित अनुपात वगैरह नहीं होता। इसी तरह से इस्पात, लोहा समझते हैं ना, इस्पात, उसमें क्या क्या मिला होता है, लोहा होता है, कार्बन होता है, निकेल, क्रोमियम, वेनेडियम, ये सब प्रकार का क्या कहते हैं मिश्रण होता है लोहा इस्पात में। इस्पात मतलब चदरा देखे ना आप लोग, घर के ऊपर में जो लगाया जाता है चदरा, वो वाला इस्पात का बना हुआ होता है। तो ये था हमारा क्या कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिश्रण। कुछ और इंपॉर्टेंट मिश्रण देख लीजिए, जैसे स्याही, पेन में जो होता है, इंक जिसको कहते हैं। ये जो इंक होता है हमारा किसका किसका, पानी और कुछ अलग कलर का बना हुआ रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग जो पीते हैं ना, उसमें लिक्विड और गैस का मिश्रण होता है। अगला टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन आप लोग घर में इस्तेमाल करते होंगे, कीटनाशक के रूप में किया जाता है ना, तो टिंचर आयोडीन का भी इस्तेमाल होता है। टिंचर आयोडीन में होता क्या क्या, आयोडीन होता है और एथेनॉल होता है, या इसको अल्कोहल, आप नॉर्मली अल्कोहल बोलिए। अल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण होता है टिंचर आयोडीन। यानी ये कौन सा अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, एथेनॉल जिसका C2H5OH फार्मूला होता है। अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु भी हमारा मिश्रण है। मिश्र धातु में क्या क्या होता है, पीतल होता है और जस्ता होता है। आप लोग याद रखिएगा, मिश्र धातु सॉरी पीतल, ये जो पीतल बना होता है, पीतल बना होता है तांबा यानी कॉपर का और जस्ता यानी Zn का। तो CuZn से मिलके हमारा पीतल बना होता है। बोलिए सर याद रहता है ये पीतल कौन सी का बना है, याद रखिए। पीतल जो बना तांबा और जस्ता का, देखो पी तांबा का त और जस्ता का ज, पिताजी ऐसे करके याद रखिए। पिताजी एक मिश्र धातु है पिताजी मिश्र धातु, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट मिश्रण को भी देखा है। मिश्रण एक बार फिर से, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना। कुछ मिश्रण का आपको एग्जाम्पल मिल गया। चलिए, हाँ ये सब आपको इसमें से ये आपको नॉर्मली मिल नहीं सकता है, क्योंकि ये विस्फोटक पदार्थ है, आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। ऑनलाइन ट्राई भी मत करना। चलिए, मिश्रण है अगला। मिश्रण कितने प्रकार के होंगे, तो मिश्रण भी जैसे हम लोगों ने तत्व को दो प्रकार में बांटा, बोला जाए तो तीन प्रकार में बांटा, धातु, अधातु, उपधातु। उसी तरह से अब हमारा मिश्रण जो होगा ये भी दो प्रकार का होगा। एक तो होगा समांगी मिश्रण, एक होगा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहेंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसको कहेंगे, समअंगी, मतलब सब अंग में समान, सब अंग है ना, इसको कहा जाएंगे समांगी। समअंगी, हर अंग में समान, मतलब बोलिए सर किसको कहेंगे, जैसे आप कभी पानी में चीनी मिलाए हैं, अरे मिलेबे ना किए होंगे, तो पानी में जब चीनी मिलाते होंगे तो ऐसा होता है क्या, एकदम कंप्लीट आप पानी में चीनी मिला दिए, नीचे का पानी ज़्यादा मीठा लगेगा, ऊपर का पानी कम मीठा लगेगा, ऐसा हो सकता है,
नहीं हो सकता। तो चीनी और पानी बोला जाए तो शरबत तो एक मिश्रण है, क्योंकि किसी भी अनुपात में मिलाई, कभी ज़्यादा पानी ले लीजिए, कभी कम चीनी ले लीजिए, कभी ज़्यादा चीनी ले लीजिए, कम पानी ले लीजिए, हमेशा मेरा शरबत तो बनेगा, यानी इसका तो कोई निश्चित अनुपात नहीं है। तो शरबत तो एक मेरा मिश्रण हो गया। जल मिश्रण नहीं है, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 रहना ही रहना है। लेकिन ये जो हम शरबत बनाएंगे, क्या निश्चित है कि हर बार हम 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम चीनी डालेंगे? मन होगा तो कभी 25 ग्राम भी डालेंगे, मन होगा 10 ग्राम भी डालेंगे, तो अनुपात तो कोई निश्चित है नहीं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? वैसा मिश्रण जिसके हर अंग में, हर स्थान पे समान मिश्रण मिला हुआ हो। बोले सर जैसे कि एग्जाम्पल दिए कि चीनी में आप पानी जब मिलाते हैं, शरबत जो बनता है, वो शरबत आप बढ़िया से मिला लीजिएगा ना, आप नीचे से पीजिए कि ऊपर से हर जगह चीनी पानी आपको सेम सेम मिलेगा। तो वैसा मिश्रण जिसमें हर जगह अवयवों का संगठन जो होता है ना, मिलावट बनावट एक ऐसा होता है, उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है ना। जैसे क्या हो गया हमारा, जैसे हो गया शरबत, जैसे हो गया हमारा वायु। तो वायु में भी जब वायु पकड़िएगा ना, उसमें आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग एक ही ऐसा मिलेगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से आप क्या कहते हैं, इस्पात का बात करें, इस्पात का एक छोटा सा टुकड़ा भी लीजिएगा ना, तो उसमें सब चीज़ का संगठन एक ही ऐसा दिखेगा। आप टिंचर आयोडीन ले लीजिए, तो टिंचर आयोडीन थोड़ा सा भी लीजिएगा ना, उसमें ये सब एक ही जगह पे मिलेगा। लेकिन हवा का नॉर्मली देखिए, वायु का तो वायु को हम इसमें भी रख सकते हैं, ज़्यादातर बढ़िया इसी में रहेगा। क्योंकि देखिए जिस जगह का वायु गर्म होगा, ठीक है ना, जिस जगह का वायु गर्म होगा उस जगह पे पहली बात तो नाइट्रोजन गैस क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक ठंडा गैस है, आपको पता होगा। जब हम गर्म कर देंगे तो नाइट्रोजन धीरे धीरे हट जाएगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। तो वायु हमारा विषमांगी मिश्रण हो। विषमांगी का और एग्जाम्पल बताएं, एक मुट्ठी बालू लीजिए, एक मुट्ठी चीनी लेके मिला दीजिए, विषमांगी मिश्रण। जरूरी है बालू चीनी हर जगह कैसा होगा? जहाँ पे ज़्यादा चीनी चला गया होगा वहाँ ज़्यादा होगा। आप पानी में मिट्टी मिला दीजिए, पानी में मिट्टी मिला हुआ जो कीचड़ होगा, कीचड़ कैसा होगा? हर जगह सेम होगा क्या? नहीं। नीचे में जहाँ तली पे ज़्यादा जमा हुआ मिट्टी होगा, ऊपर में पानी रह जाएगा। कुछ सेकंड के बाद आप चीनी पानी को मिला के आप 10 दिन के लिए भी छोड़ दीजिए, ऐसा थोड़े होगा चीनी नीचे बैठ जाएगा, वो हमेशा मिला हुआ ही रहेगा। हाँ, एक और जादू का बात बताएं, एक गिलास पानी में ना आप भर के गिलास ले लीजिएगा, उसमें आप 2-4 चम्मच चीनी भी डालिएगा, पानी नहीं बढ़ेगा। सोचने वाला बात है कि पानी जब भर दिए उसमें 2 चम्मच और डालेंगे, नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप ट्राई कर देना, बस धीरे धीरे डालना, मिलाते जाना। क्यों? क्योंकि हमने पहला चैप्टर में उसके बारे में डिटेल में बताया था, तो आप वो भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग समझेंगे समांगी किसको कहेंगे? वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक हर स्थान पर अवयवों का मात्रा समान हो, उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। डेफिनेशन लिखना लिख लीजिए, वैसा मिश्रण जिसके हर स्थान, हर जगह पर अवयवों का मिश्रण समान हो, एक प्रकार का हो, उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। वैसा मिश्रण जिसमें हर स्थान पे अवयवों का जो बनावट होगा, संगठन होगा, अलग अलग होगा, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। इसका एग्जाम्पल में आप क्या दे दीजिएगा? शरबत दे दीजिएगा। इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख दीजिएगा पानी में मिला हुआ कीचड़, या पानी में रेत। पानी और रेत का मिश्रण जो होगा विषमांगी होगा। अगला एक छोटा सा टॉपिक है कि मिश्रणीय द्रव किसको कहते हैं? मिश्रणीय मतलब जो मिल सकता है, द्रव यानी लिक्विड, है ना, मिक्सचर लिक्विड। तो ऐसा लिक्विड जिसको एक दूसरे में मिलाने पे पूर्ण रूपेण मिल जाए, उसको मिश्रणीय क्या कहेंगे भाई साहब? द्रव कहेंगे। जैसे क्या कि आप देखिए कि आप पानी में, ध्यान से सुनिएगा, एक पानी लिक्विड है आपका, एक आपका अल्कोहल लिक्विड है, दोनों को मिला दीजिए, क्या नहीं मिलेगा? आराम से मिलेगा। पानी दूध मिला दीजिए, आराम से मिलेगा। कुछ देर के बाद थोड़ा सा दूध तो आ गया, पानी ऊपर आ जाता है। आप नॉर्मली पानी अल्कोहल वाला एग्जांपल याद रखिए, पानी में आप अल्कोहल मिलाइएगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खूब बढ़िया से मिल जाएगा। तो पानी में अल्कोहल मिल गया, यानी पानी भी लिक्विड था, अल्कोहल भी लिक्विड था, दोनों को मिक्सचर लिक्विड कहेंगे। यानी वैसा द्रव जो दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूपेण घुल जाए, मिल जाए, वैसे द्रव को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रणीय द्रव कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पानी यानी जल प्लस में अल्कोहल। चलिए, जल और अल्कोहल क्या है? हमारा मिश्रणीय द्रव है। अगला एक इसी में होगा अमिश्रणीय द्रव। अमिश्रणीय द्रव किसको कहेंगे? वैसा द्रव जो एक दूसरे में नहीं मिलेगा। पानी में तेल मिलाए हैं, कभी नहीं मिलता है। पानी हमारा क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है, तेल हमारा ऊपर आ जाता है। तो पानी तेल कभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? डेंसिटी वाला बात है। तो हम लोग जब फिजिक्स का तीसरा चैप्टर बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, उसके एंड में हम लोग उस पर डिस्कस भी करेंगे। तो पानी में अल्कोहल तो मिल सकता है, लेकिन पानी में तेल नहीं मिल सकता। तो वैसा दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिल जाएगा उसको मिश्रणीय द्रव कहेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको अमिश्रणीय द्रव कहेंगे। चलिए, तो हमारा इतना भाग कंप्लीट हो गया। चलिए, अब वो बचा हुआ है कि कुछ गुण भी है क्या मिश्रण का? मिश्रण का बहुत सारा गुण है। देखिए, मिश्रण को ना आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम बताते हैं, हम बोल रहे हैं
कि पानी में मेरा नमक चला गया है, पानी में चीनी डाल दी है, तो मिश्रण तो बन गया भैया। अब चीनी पानी अलग करना है, कैसे करेंगे? आसानी से करेंगे। चीनी में पानी घोल के अभी आप अलग किए हैं कभी? आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे, वो जो पानी और चीनी का मिश्रण है उसको आप लेके चले जाइए गैस चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे डालिए, मिलाइए कुछ देर तक। देखिए पानी भाप बन के उड़ जाएगा, आपका नीचे में जो बचेगा वो चीनी बचे। बोले नहीं सर चीनी नहीं, बतासा बच रहा है, तो देख लीजिए बतासा नहीं बचेगा, वो चीनी होगा, ठीक है ना। तो चीनी और पानी का मिश्रण था, मिश्रण को आसानी से अलग कर दिए। जैसे कि आपका लोहा का कुछ छोटा छोटा टुकड़ा है ना, रेत में मिल गया है, आसानी से अलग कर सके। मैग्नेट लीजिए, इसे घुमा के निकाल लीजिए, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारा भी प्रोसेस देखने वाले हैं कैसे मिक्सचर को अलग करेंगे। इसका 8-10 प्रकार आपको बताएंगे, 8-10 टाइप बताएंगे। उन 10 टाइप से आप आसानी से किसी भी मिक्सचर को अलग कर सकते हो। चलिए अगला है कि पहला तो आसानी से इसको अलग किया जा सकता है। जैसे तत्व का बात करते थे, तत्व को हम दूसरे तत्व में नहीं तोड़ सकते थे, यौगिक को हम किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि से अलग नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो मिश्रण है ना, इसको कैसे यूँ अलग कर सकते हैं? एकदम आसानी से, प्यार प्यार से अलग हो जाता है। चलिए दूसरा है, इसका क्वथनांक और द्रवनांक निश्चित नहीं है, ठीक है ना। अब बताइए, आपका लोहा जो है, लोहा का फिक्स एगो टेम्परेचर होगा, उतना डिग्री पे जाके लोहा उबलने लगेगा। आप पानी का बात करिए, फिक्स मतलब टेम्परेचर होगा, इतना पे जाके उबलने लगेगा। लेकिन मिश्रण का कोई निश्चित ना क्वथनांक और द्रवनांक नहीं है कि उतना पे जाके। बताइए नमक है, नमक में पानी डाल दिए हैं तो जल्दी से हमको पता है कि वो जल्दी जम जाएगा। ज़्यादा नमक मिलाए हैं और जल्दी जमेगा, ज़्यादा नमक मिलाए हैं और जल्दी जमेगा। लेकिन वही उल्टा करिए, कम नमक मिला है तो बार बार तो है तो मेरा मिश्रण, क्या इसका निश्चित है क्या मात्रा की? नहीं नहीं, हम नमक और पानी मिला दिए हैं तो बार बार उतने टेम्परेचर पे जाके हमारा मतलब एक मिश्रण बनाए हैं पानी और नमक का। क्या ऐसा हो रहा है कि बार बार उतने ही टेम्परेचर पे जाके मेरा वो जम रहा है? नहीं हो रहा है। अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी घटते बढ़ते जा रहा है। इसीलिए कह सकते हैं कि मिश्रण का कोई भी निश्चित क्वथनांक नहीं होता या द्रवनांक नहीं होता है। मिश्रण के निर्माण में ऊर्जा और ऊष्मा नहीं निकलता है। कभी देखे हैं एक हाथ में चीनी लिए, एक हाथ में नमक लेके मिला दिए, एनर्जी बन गया, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा? नहीं सर जी, बाप रे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। मिश्रण बनाता है, पानी में आप दूध मिला दीजिए, उष्मा निकलने लगेगा, और उष्मा निकलेगा, चाय नहीं बन जाता। तो हम लोग काहे गैस जलाते? पानी में दूध डालते, जैसे उष्मा निकलता उसमें चीनी चायपत्ती डाल देते, चाय बन के तैयार खटाखट। चलिए समझ गए, यानी मिश्रण में कभी भी उष्मा या ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसका संगठन जो होगा वो अनिश्चित होगा, कि मतलब मिलावट बनावट वो अनिश्चित होगा। बोलिए सर जी कैसे? अनिश्चित इस केस के लिए हो जाएगा। समांगी में तो निश्चित ही हो जाता है, लगभग हर जगह पे एक ऐसा मिल जाता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण जो होगा उसका तुरंत अभी बताए कि जैसे कि मेरा यहाँ पे पानी में मिला दिए हैं कीचड़, यहाँ तक पानी था, इसमें मिला दिए हैं बालू, तो वो जो रेत था वो बालू था, बालू तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पानी। क्या यहाँ का संगठन, यहाँ का संगठन मतलब बनावट, क्या दोनों का बनावट एक ऐसा होगा? नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादा बालू होगा, यहाँ पे कम बालू होगा, ठीक है ना। तो दोनों का बनावट अलग अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिश्रण होता है इसका संगठन भी अनिश्चित होता है, ठीक है ना। अगला अभिक्रिया, तो मिश्रण बनने में क्या अभिक्रिया? पानी में हम दारू मिला रहे हैं, यहाँ देखिए पानी में दारू मिला दिए तो क्या अभिक्रिया हो रहा है? कोई अभिक्रिया नहीं होता है। शरीर में जाने के बाद अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया होने के बाद हम लोग भी अभिक्रिया करते हैं, लोग भी हम लोगों के साथ अभिक्रिया कर देता है ना। उसको क्या कहते हैं? प्रत्येक क्रिया के परिणाम में विपरीत प्रतिक्रिया मिलता है। आप बोलिएगा उधर से आके करे हलेट देख रहे हैं ना। तो ये होता है क्या कि अभिक्रिया। तो मिश्रण में कोई अभिक्रिया नहीं होता, मिश्रण लेने के बाद अभिक्रिया हो जाता है। चलिए, तो आप लोग को ध्यान में रखना है क्या था? पहला कि मिश्रण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। दूसरा, इसका द्रव्यनांक उतना निश्चित नहीं होता है। तीसरा, उष्मा या ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संगठन अनिश्चित होता है, किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं होता है। चलिए अब देखेंगे कण के आधार पर भी मिश्रण कुछ प्रकार का हो। कितने कितने प्रकार का कण पाया जाएगा? यहाँ उसके बनावट के आधार पे देखिए थे कहाँ पे क्या होगा, है ना। ये जो मिश्रण का प्रकार था ये था बनावट के आधार पे। ये देखेंगे कण के आधार पे कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो कण के आधार पे भी देखिए कुछ प्रकार का मिश्रण होगा। तो जैसे देखिए हमारा पहला है ठोस में ठोस का मिश्रण। जैसे पीतल है, पीतल में क्या था? कॉपर था और जस्ता था। कॉपर जस्ता धातु होता है। तनी देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि जितना भी धातु होगा सबका सब ठोस अवस्था में पाया जाएगा। देखो पारा को छोड़ दीजिए, अपवाद था मरकरी, है ना। तो याद रखिएगा ठोस और ठोस का मिश्रण क्या है? पीतल है, क्योंकि पीतल जो बना हुआ है कॉपर और जस्ता का बना हुआ है। पीतजा में पिताजी है ना, पिताजी। तो पीतल जो बना है तांबा और जस्ते से बना हुआ है। तांबा भी ठोस, जस्ता भी ठोस, तो ये बना भी क्या है? ठोस। तो वैसा मिश्रण जो ठोस ठोस से मिलके बना होगा उसको ठोस ठोस मिश्रण कहेंगे। जैसे हमारा हो गया मिश्र धातु। अगला देखिए यह पीतल हो गया। अगला देखिए ठोस में द्रव का मिश्रण।
या द्रव में ठोस का मिश्रण, द्रव ठोस का मिश्रण। आप कभी शरबत पिए हैं? नमक डालते होंगे, NaCl ठोस अवस्था में पाया जाता है। पानी डालते होंगे, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पानी और चीनी को जैसे, या पानी और नमक को जैसे मिलाए शरबत बन गया। शरबत हमारा क्या होगा? द्रव में ठोस का मिश्रण हो जाएगा, समझ ना, दो ठोस द्रव का मिश्रण हो जाएगा। उसी तरह से ठोस गैस का मिश्रण होता है। जैसे हवा में थोड़ा थोड़ा गैस फंस जाता है ना, वायु, हवा के रिक्त स्थान में वायु रहता है ना, तो उसको क्या कहेंगे? ठोस में हमारा किसका मिश्रण है? गैस का मिश्रण है। जैसे धुआं देख लीजिए, धुआं क्या है? हवा है। हवा में मिल गया हमारा कार्बन का छोटा छोटा टुकड़ा, तो कार्बन का छोटा छोटा टुकड़ा ठोस अवस्था में पाया जाता है ना। उड़ता जो है इतना इतना काला काला देखते होंगे, धुआं के साथ काला काला जो कण उड़ रहा है वो तो ठोस अवस्था में। हवा गैस में, तो गैस में ठोस का मिश्रण हो गया धुआं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ठोस और गैस के मिश्रण में हमारा वायु में फंसा हुआ, मृदा में फंसा हुआ वायु कहिए या धुआं कह दीजिए। अगला है द्रव द्रव का मिश्रण। तो है देखिए ना, द्रव द्रव का मिश्रण बनाए थे, पानी में अल्कोहल मिला दीजिए, द्रव द्रव का मिश्रण है। उसी प्रकार से होगा द्रव ठोस का मिश्रण। जैसे पनीर देखें, पनीर में क्या कुछ कुछ कण होता है और लिक्विड होता है। तो कण में लिक्विड पाया जा रहा है, मतलब ठोस में द्रव पाया जा रहा है। द्रव ठोस का मिश्रण में हमारा पनीर भी हो गया। हाँ, हालांकि शरबत भी हो सकता है। अगला है द्रव गैस का मिश्रण। तो द्रव भी होगा, गैस भी होगा। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पिए हैं? जैसे डिब्बा खोले फिस करता है ना, तो वो क्या होता है? फिस करके गैस निकलता है, बच जाता है हमारा कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक में होता है गैस और किसका मिश्रण? तो द्रव का मिश्रण। और इसी तरह से होगा कि गैस गैस का मिश्रण, गैस से गैस का मिश्रण। जैसे क्या हो गया हमारा वायु, वायु में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारा विभिन्न प्रकार का गैस मिला हुआ है। उसी तरह से होगा गैस में द्रव का मिश्रण। तो गैस में द्रव मिला हुआ आप लोग कहाँ पे देखते हैं जी? कोहड़ा देखे हैं? धुंध, जिसको आप लोग कुहासा कहते हैं। कोहड़ा में देखिएगा आप लोग क्या होता है, सुबह सुबह ओस जी, ओस, हाँ ओस समझते होंगे आप लोग। सुबह सुबह जब ठंडी के समय में निकलिएगा रोड पे, तो आपको क्या छोटा छोटा बूंद पानी का दिखता है ना। तो हवा में पानी तैर रहा है, यानी गैस में लिक्विड है। तो हमारा क्या हो गया? कुहेसा हो गया। गैस में द्रव का मिश्रण क्या हो गया? कुहेसा, कोहड़ा। कोहड़ा विभिन्न जगह पे विभिन्न नाम से जानता है, वैसे हिंदी नाम कोहड़ा होता है। चलिए तीसरा नंबर क्या देखेंगे? गैस में ठोस। तो गैस में ठोस देख लीजिए, धुआं हमारा, धुआं क्या हो रहा है? गैस में ठोस हो रहा है। तो ये सब प्रकार था कण के आधार पे। आपसे कहीं पूछ दिया जाएगा, अच्छा बताओ तो कि द्रव और द्रव का मिश्रण क्या होगा? तो दूध और पानी, अल्कोहल और पानी। तो देख लीजिए जो लिक्विड होगा उसको आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। ये था हमारा मिश्रण से संबंधित चीज़। अब है कि मिश्रण को, हाँ कुछ क्वेश्चन होगा कि जल मिश्रण है, सॉरी जल यौगिक है मिश्रण नहीं है क्यों? हाइड्रोजन तत्व है यौगिक नहीं है क्यों? तो एक आध उस प्रकार का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। किस चीज़ को? तो हम फिर स्टार्ट करेंगे कि मिश्रण, यदि कोई दो मिश्रण मिल गया है तो उसको अलग कैसे करेंगे। गलती से हमारे पास वो अमर होने वाला चीनी मिला था, अब बोला था वो चीनी डायरेक्ट खाइएगा ना अमरे हो जाइएगा। हम अपन छोटका भाई को दिए, छोटका भाई उसको पानी में डाल दिया, मिल गया। अब उसको मारे जा रहा, तब आके समझाएगा नहीं नहीं नहीं, ये वो हमारे पास जुगाड़ है, मिश्रण है ना। ये मिश्रण को आसानी से अलग कर सकते हैं कि पानी में हमारा यदि चीनी मिल गया है तो पानी चीनी के मिश्रण को अलग करने का भी एक उपाय है। उस उपाय से पानी और चीनी के मिश्रण को अलग कर लीजिए, बचवा बीमार खाने से बच जाएगा, आप भी अमर हो जाइएगा। है तो बहुत सारा तरीका है हमारे पास जिसे मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो चलिए कुछ तरीकों को देखते हैं, जरा सा इसको मिटा दें, ये मिटा। चलिए तो अब आ गया हमारा दूसरा स्लाइड, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे जल एक यौगिक है कैसे, जल एक यौगिक है कैसे, या फिर पढ़ेंगे हाइड्रोजन एक तत्व है कैसे। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए बहुत बड़ा मिल जाता है कि सिद्ध करोगे हाइड्रोजन एक गैस है, बोले नहीं सॉरी तत्व है, बोले सर कैसे सिद्ध करेंगे? तो गणित का कोई सवाल ही नहीं है, LHS बराबर RHS करना होगा, या जो कह रहा है सिद्ध करना होगा, इसको कैसे करेंगे सिद्ध? अब कोई तो मदद करे हमारा। अरे कितना पढ़ाए यार। तत्व देखिए हम क्या बोलेंगे, यौगिक होने के लिए क्या क्या चाहिए जी? यौगिक होने के लिए पहला चीज चाहिए, यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या था? अणु था। यहाँ लेकिन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। तो पहला अंतर हो गया कि हाइड्रोजन जो है ना एक तत्व है, क्योंकि इसका सबसे सूक्ष्मतम कण जो होगा, सबसे सूक्ष्मतम कण जो होगा वो क्या होगा? ये परमाणु होगा। चलो पहला अंतर तो हो गया, इसीलिए हाइड्रोजन को क्या नहीं कर सकते हैं? यौगिक नहीं कर सकते। दूसरा, यौगिक बनने के लिए आप याद करिए, यौगिक बनने के लिए हम क्या करते थे? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते थे एक निश्चित अनुपात में। तो यहाँ तो एक के पदार्थ है, तो लिखेंगे कि यौगिक में क्या चाहिए होता है? यौगिक में दो या इससे भी अधिक पदार्थ चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको अकेला हाइड्रोजन दिख रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कह देंगे? तत्व कहेंगे। तीसरा बात बोले थे कि यौगिक होने के लिए क्या चाहिए? यौगिक होने के लिए हम बोले थे कि यौगिक के निर्माण में एक रासायनिक अभिक्रिया होगा।
ये तो पहले से निर्मित है ना, ये तो पहले से निर्मित है, इसीलिए हाइड्रोजन का हम लोग निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम लोग निर्माण नहीं कर रहे हैं, ये पहले से तत्व के रूप में स्थित है, इसीलिए हाइड्रोजन को हम क्या कह देंगे, हाइड्रोजन बोलेंगे तत्व है। तीन वो बताए ना जी। चौथा बात क्या बता सकते हैं आप लोग, और सोचिए कुछ अपना भी दिमाग पे जोड़ दीजिए। हम देखिए आप तत्व यौगिक का गुण देखिएगा ना, हाँ जिसको बोलिएगा सर जी हम लोग मिश्रण यौगिक में कैसे अंतर लिखेंगे, तो देखिए हम तो बता तो देवे ना रिलेट करके, आप ये वैसे यहाँ पे ये देखिए ये रहा, इससे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट उसका मार लो, इससे आप क्या करिए, इसी से देख के आप पॉइंट बना लीजिएगा, सारा पॉइंट बताया हुआ बिल्कुल डोंट वरी। यहाँ देखिए आप तो तत्व हाइड्रोजन हो गया ना, तो क्योंकि यौगिक होने के लिए पहला बात तो कोई रासायनिक अभिक्रिया का जरूरी होता था, यानी निर्माण के लिए रासायनिक अभिक्रिया करते थे, यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया की जरूरी नहीं पड़ रहा है। दूसरा यौगिक में क्या होता था, तो यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मिले होते थे, यहाँ बेचारा अकेला है, इसी को हम क्या बोले, इसीलिए इसको बोलेंगे हम क्या, ये तत्व है। तीसरा यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है, जबकि यहाँ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये हमारा तत्व है, तो इसीलिए हम हाइड्रोजन को तत्व कहेंगे, यौगिक नहीं कहेंगे। ये तो बहुत कम पूछा जाता है, एकदम बहुत कम मात्रा में, क्या कि साधारण सा चीज है कि यौगिक बनने के लिए दो चीज चाहिए होता है। हाँ दिक्कत क्या है, दिक्कत है जल में। जल कौन सी का बना होता है जी, H2O, यानी दो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन, ऐसे बना होता है, H और यहाँ पे रहता है O, ऐसा हमारा जल का एक अणु देखने में लगता है। अब देखिए हम क्या पढ़े, दो या दो से अधिक पदार्थ का निश्चित अनुपात में होगा तो यौगिक होगा, अनुपात निश्चित नहीं होगा तो तत्व होगा, सॉरी मिश्रण होगा। तो यहाँ पे जल को हम यौगिक ही क्यों कहेंगे, मिश्रण क्यों नहीं कहेंगे, तो मिश्रण का गुण यहाँ पे काम आएगा। तो हम लिखेंगे कि मिश्रण में किसी भी अनुपात में मिला देने पे बनता है, जबकि यौगिक के लिए निश्चित अनुपात होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है, इसीलिए तत्व नहीं है। पहला रीजन तो दे दीजिए कौन सी वाला, अनुपात वाला, ठीक है। आपको ऐसा ही लिखना एग्जाम में भी यदि आए तो, ठीक है ना। यदि पूछा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी ये जो जल है, जल एक तत्व है, सॉरी जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है, कैसे, तो बोलिएगा कि हम जानते हैं यौगिक का अनुपात जो होता है, यौगिक में अवयवों का अनुपात निश्चित होता है, किंतु मिश्रण में निश्चित नहीं होता है। यहाँ जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है, जो निश्चित है, इसीलिए जल एक यौगिक है। दूसरा बात बोलिएगा कि यौगिक का क्वथनांक निश्चित होता है, सॉरी यौगिक का क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। तो दूसरा दीजिए क्वथनांक के बारे में, बोले यौगिक का क्वथनांक निश्चित होता है, और हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिश्रण का क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। तीसरा बात क्या कहेंगे, तीसरा बात कहेंगे कि हम जानते हैं कि ये जो जल है ना, जल का निर्माण में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, लेकिन यौगिक के निर्माण में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ। जल के निर्माण में हम लोग क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन अभिक्रिया मिलाए हैं एक दूसरे का, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये जो H2O बनता है हमारा, इसको सब बोलिएगा सर जी बैलेंस करना दीजिए। देखिए दो यहाँ पे भी लगाइएगा दो, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे बेचारा हाइड्रोजन 4 है, बैलेंस करना एक दिन सिखाएंगे। ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यहाँ अभिक्रिया करवाए हैं तब जल बना है, जबकि मिश्रण में किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया करवाना नहीं पड़ता। यानी तीसरा पॉइंट आप लोग क्या दीजिएगा, अभिक्रिया वाला पॉइंट दीजिएगा। चलिए चौथा पॉइंट कौन सा देंगे, पहला पॉइंट हो गया अनुपात वाला, दूसरा पॉइंट हो गया क्वथनांक वाला, तीसरा पॉइंट हो गया अभिक्रिया वाला, चौथा पॉइंट तो ढेर ही दे देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अच्छा वाला पॉइंट है, तो हम बोलेंगे कि जल के निर्माण में हमको ऊर्जा देना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है। जब इन दोनों को मिला के गर्म करेंगे ना, तभी हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा। यानी हमको उष्मा भी देना पड़ रहा है, कि जल और ऑक्सीजन को बनाने में उष्मा देना पड़ता है, जबकि हम जानते हैं मिश्रण बनने में किसी प्रकार का उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन यौगिक बनने में उष्मा का अवशोषण उत्सर्जन होता है, क्योंकि जल बनने में उष्मा का अवशोषण होता है, इसीलिए जल एक यौगिक है। ये था छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर, 3-4 को पॉइंट बताए। आप लोग भी कुछ दिमाग लगाइए, सब कुछ हम ही पे छोड़िएगा, तो ऐसे कैसे होगा, दोनों मिल के ना बनाएंगे जी। चलिए ये तो हो गया हमारा, जल एक यौगिक हो गया, हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, समझ गए ना आप लोग। तत्व यौगिक क्या तो अंतर वहां से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार ही लिया, पढ़ लीजिएगा, सारा बताया हुआ था वो सब, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि मिश्रण को अलग करने का विधि कौन सा होता है। तो 2-4 विधि आज देखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट अगला विधि में बहुत दूर तक खींच देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा लेते हैं जरा, हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के अवयव जितने होते हैं ना, मतलब जिस मिश्रण बना है उसको अलग करने का, पृथक करने का उपाय खोजते हैं, यानी मेथड ऑफ सेपरेशन देखते हैं। इसमें किसके मेथड का सेपरेशन करना है भाई, किसका मेथड चाहिए,
तो सेपरेशन का, किसके सेपरेशन का, मिक्सचर के सेपरेशन का। सेपरेशन मतलब सेपरेट कर देना, अलग कर देना। सबसे पहला हाथ से चून कर ही तो आप लोग भी जानते होंगे। जैसे देखिए कोनो बड़ा कण है, ज़्यादा बड़ा कण है, कोई छोटा कण है, उससे हल्का छोटा उस आकार का कण होगा। अब उसको हम कैसे अलग करेंगे? सोचो कि आपके पत्थर में 2-4 गो सोना का टुकड़ा गिर गया है, उसके लिए आप कोनो बड़का प्रोसेस लगाओगे क्या? बेचारे को थाली लेंगे या जहाँ पे गिरा होगा हाथ से जाके चुन लेंगे। उसी विधि को क्या करेंगे? हाथ से चुन के, यानी एक बड़े ठोस से उससे हल्का छोटे आकार के ठोस को अलग करने की विधि के लिए किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? हाथ से चुन कर। सेपरेशन तो कर रहे, जब सेपरेट कर रहे तो लोहा को, भैया हमको जितना इतना बड़ा लोहा है, इतना बड़ा 2-4 गो एल्युमिनियम का गोला, लोहा के गोला मिल गया तो हाथ से ना चुन के हटाएंगे? नहीं सर, चुम्बक से चुन के हटाएंगे। इतना बड़ा जब दिखेगा तो हाथ से नहीं उठा लेंगे, चुम्बक लेने जाएंगे, ठीक है ना। आसान सा मेथड था। चलिए हाथ से चुन कर में किसको करें? जैसे आप चावल से पहले के ज़माने में कंकड़ जो निकाला जाता था, आप लोग देखते होंगे दादी लोग लेके बैठती होगी, है ना, सूप में लेके बैठ जाती थी, ऐसे करके चावल साइड करके कंकड़ को हटाते थे, या काला काला चावल होता था उसको हटाती थी। अरे आप लोग तो आज पता नहीं कौन सा बासमती चावल खाए जा रहे हो, ठीक है ना। पहले ये सब नहीं होता था, जब पहले मशीन वगैरह कम था तो उस समय हाथ से ही चुन के चावल को साफ़ किया जाता था। तो उसको क्या करें? हाथ से चुन के, या इसको हैंड पिकिंग मेथड कहेंगे। दूसरा होगा चालनी से चाल कर, है ना, चालनी से चाल कर। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें 2 बड़े और छोटे, बहुत बड़े और बहुत छोटे ठोस के कण को अलग करते, यानी इसमें भी क्या करेंगे? ठोस के ही कण को, किस आकार का? तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, यानी पृथक्करण की ऐसी विधि जिसमें ठोस के बहुत छोटे और बहुत बड़े कण के बीच में क्या करते हैं? पृथक करते हैं। उस विधि को हम लोग क्या कहेंगे? चालनी विधि कहेंगे। चालनी से चाल के इसमें क्या करेंगे हम लोग? जैसे देखते होंगे, एक सोचिए कि इतना बड़ा बड़ा गेहूं का टुकड़ा था, उसमें छोटा छोटा सरसों मिल गया है, तो हम क्या करेंगे? एक बेचारा बढ़िया सा चालनी लेंगे, इस चालनी में क्या करेंगे? छोटा छोटा छेद होगा, तो ये सरसों जो होगा इस छेद से निकल जाएगा, गेहूँ बच जाएगा। इस मेथड को क्या कहेंगे? चालनी द्वारा चाल कर मेथड, है ना। जैसे ये देखिए, ये इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, देखिए चालनी को ऐसे किया जा रहा है, उसके ऊपर में तो बच जा रहा है बढ़िया वाला चीज़, लेकिन नीचे में देखिए छोटा छोटा कण निकल जाता है, ठीक है ना। यानी इसमें क्या करेंगे? ठोस को ही इसमें सेपरेट करेंगे, लेकिन कैसा ठोस होगा? एक का आकार बहुत छोटा होगा, एक का आकार बहुत बड़ा होगा। अगला देखिए, ये है सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन है ना, सेडिमेंटेशन बहुत बार पूछा जाता है। थिराना है क्या? है कुछ भी नहीं, थिराना और निथिराना है, निथाड़ना, दोनों में कोई खास का अंतर नहीं है। एगो सेडिमेंटेशन है, एगो डिकेंटेशन है। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन किसको कहेंगे? ध्यान से देखिए, यानी थिराना और निथिराना किसको कहेंगे? जैसे देखिए, आपका पानी में बालू मिल गया है तो क्या करोगे आप? पानी में बालू मिल जाएगा तो आप चुपचाप उसको कुछ देर के लिए, या पानी में मिट्टी ही मिल गया है तो कुछ देर के लिए उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा? जितना भी बालू होगा नीचे जम जाएगा, पानी ऊपर हमारा दिखेगा। तो ये जो पानी में आके बालू नीचे जम गया, इसी प्रोसेस को हम लोग थिराना प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, या सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। अब क्या करेंगे? अब इसको हम धीरे धीरे पलट करके, सोचो इसको कैसे पलटेंगे। जैसे यहाँ पे ये वो छोटा सा कोई लगा लेंगे, इसमें एक स्टिक टाइप का कुछ दे देंगे, और यहाँ पे इसको हल्का सा पलट करके इससे अपना जो भी पानी होगा, पानी इस पे से डालते हुए पानी नीचे कर लेंगे, यहाँ पे बच गया। तो देखिए, ये जो नीचे आके बालू जम गया, इस मेथड को हम लोग कहेंगे थिराना। लेकिन इससे पानी जो हम लोग निकाल के दूसरे में लेके गए, इसको निथाड़ना प्रोसेस कहेंगे, ठीक है ना। थिराना और निथाड़ना समझ गए, नाम बेकार सा है, आप लोग इंग्लिश में याद रखिए इसको। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या कहते हैं? डिकेंटेशन में जो सेडिमेंट हो गया होगा हमारा, सेडिमेंट हो गया होगा, सेडिमेटेड को हम लोग क्या करेंगे? पलट के पानी अलग कर देंगे और बालू अलग कर देंगे। मतलब नाम बहुत भारी है, आप दिमाग लगाइए। आपका घर में पानी में चला गया है बालू, कैसे अलग करोगे? थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर पानी को धीरे धीरे किसी दूसरे चीज़ में ले लेंगे। यही हो गया निथराना विधि, ठीक समझ गए ना। पानी को छोड़ दिए गिलास में तो बालू धीरे धीरे जम गया, तो इसको थिराना कहेंगे। ऐसे करके इसमें निकाले, निथाड़ना कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये दोनों हो गया। अगला है अपकेंद्रीकरण विधि या मंथन विधि। इन दोनों में थोड़ा सा जान है। कैसा जान है? आप लोग देखिए, कभी मक्खन निकलवाने, मतलब दूध से क्रीम निकालने गए हैं? आप लोग नहीं गए होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में पता करिएगा। दूध से जब क्रीम कहाँ गए थे, कोई बात नहीं, दूध से ना क्रीम निकलवाने के लिए क्या करता है, उसको एक मशीन में डाला जाता है। उस मशीन में ना देखिए इस टाइप का, हालांकि मैं रियल वाला दिखाता हूँ, इस टाइप का ऐसा लगा हुआ रहता है। इसमें ना बहुत बड़ा बड़ा सा, मतलब छोटा छोटा ऐसा ही बहुत सारा ऐसे टाइप का ट्यूब लगा हुआ रहता है। उस ट्यूब में दूध डाल दिया जाता है। अब दूध में जितना भी मक्खन यानी ठोस के कण होता है, ये इसके पेंदी में चिपक जाता है। क्यों? जब ये घूमेगा ना, घूमने के बाद इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको कहेंगे? फिजिक्स के हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी कोई चीज़ राउंड शेप में घूमता है ना,
वृत्ताकार गति में जब भी कोई चीज़ घूमता है तो केंद्र के विपरीत दिशा में और केंद्र की ओर हमेशा एक बल लगाते रहता है। केंद्र के विपरीत दिशा में भी बल लगाता है। जैसे आप पानी लीजिएगा, कमंडल में पानी लेके या बाल्टी में पानी लेके से घुमाते हैं तो पानी गिरता है, क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि पानी ना हमेशा केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। तो यहाँ भी यही होता है, जैसे ही इसमें दूध डाल के घुमाना शुरू करता है तो दूध का कण दूध यहीं रह जाता है। उसमें जितना ही मक्खन का कण होता है ना, सॉलिड कण, वो सब आके पेंदी में जमा होने लगता है और बाद में कुछ देर बाद उसको रोक कैसे नीचे जब कर देंगे सारा दूध निकल जाएगा। ये इसको हाथ से ऐसे करके क्रीम को या किसी न किसी बर्तन से उसको निकाल लिया जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं अपकेंद्रीय विधि। या फिर इससे नहीं निकलता है तो मंथन विधि से भी आप लोग घर में भी देखे होंगे, ऐसे करके वो निकाला जाता है ना, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? मंथन विधि। यानी ऐसे करके एक बर्तन में ना, एक बर्तन में दूध को, पानी को, दही को मिला दिया जाता है, बर्फ़ को ऐसे करके इसमें ऐसा सब लगा होता है। इसको हम बार बार ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, घुमाते घूमते इसके अंदर एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे, इतना दूर घूमता है ना कि सारा मक्खन इसका बाहर आ जाता है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या फिर अपकेंद्रीकरण विधि। तो पूछा जाएगा कि दूध से क्रीम निकालने के लिए, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो मक्खन निकालने के लिए मंथन और क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का इस्तेमाल करेंगे। अगला है छनना विधि या फिल्ट्रेशन विधि। छनना मतलब समझ रहे, छकनी से छांक लेना, समझ रहे ना? जैसे कि मेरा मिल गया है पानी में ना, कीचड़ मिल गया है, कैसे अलग करेंगे? तो एक फ़िल्टर पेपर आता है मार्केट में, फ़िल्टर पेपर को ऐसे करके मोड़ लेंगे एक इस टाइप के शेप में, ठीक है ना। नीचे में रख देंगे अपना क्या, नीचे में बर्तन रख देंगे, इसमें हम डाल देंगे सारा कीचड़। तो जितना भी कीचड़ वगैरह यहाँ पे जम जाएगा, पानी बेचारा बूंद बूंद करके पानी नीचे में जमा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फ़िल्टर पेपर हो गया है ना, छन्ना पत्र हो गया, छन्ना पत्र हो गया। तो पृथक्करण की ऐसी विधि जिसमें छन्ना पत्र के द्वारा जल में, और देखिए दो चीज़ होता है, एक विलय होता है, एक अविलय होता है। एक होता है विलय, एक होता है अविलय। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ओह क्या लिख दी, अविलय होगा, इसको हटाइए, ये तो मिटेगा नहीं हाथ से। अविलय, विलय मतलब घुल जाने वाला। जैसे पानी में आप चीनी डालते होंगे तो घुल जाता होगा, उसको विलय कह देंगे। अब पानी में आप पत्थर डालिएगा तो मिलेगा क्या? पानी में आप कीचड़ डालिएगा, घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। वो मतलब दिखता है कि घुल गया, लेकिन पूर्ण रूपेण घुलेगा नहीं। जैसे चीनी घुल जाता है, दिखाई भी नहीं देता है, नमक घुल जाता है, दिखाई भी नहीं देता है, उस तरह से क्या बालू घुल के दिखाई नहीं देता है? देता है। तो पानी में यदि बालू मिल गया है तो इसमें देखिए एक अविलय कण मिल गया है। तो जब भी किसी द्रव में एक अविलय कण मिल गया हो तो इस वक्त हम लोग छन्ना विधि का इस्तेमाल करेंगे। छन्ना विधि क्या है? तो पृथक्करण की ऐसी विधि जिसमें एक अविलय कण को किसी द्रव से पृथक करने के लिए छन्ना पत्र के द्वारा गुजारा जाता है, एवं छन्ना पत्र के ऊपर में अविलय कचरा के रूप में या अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है, कचरा के रूप में जमा हो जाता है। जो हमारा ओरिजिनल द्रव होता है वो हमारे पात्र में बर्तन में जमा हो जाता है। छन मतलब कि पृथक्करण की इस विधि को छनना विधि कहते हैं। सबका एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। अपकेंद्रीय विधि किसको कहेंगे? अपकेंद्रण या अपकेंद्रीय विधि, अपकेंद्रीकरण विधि किसको कहेंगे? तो पृथक्करण की ऐसी विधि जिसमें किसी द्रव में घुली ठोस को एक, इसको क्या कहें हम लोग, चकड़ी क्या कह सकते हैं? पृथक्करण की ऐसी विधि जिसमें एक द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल किया जाता है, अपकेंद्रीकरण विधि कहलाता है। जिसमें हम लोग दूध से मक्खन को अलग करते हैं। हाथ से चुन के समझ गए हैं, चालनी से चाल के समझ गए हैं, थिराना मतलब तो समझ ही गए होंगे कि जब एक अविलय और विलय वाला मिला हुआ हो तो साधारण से हम लोग क्या करेंगे? थिराना विधि के द्वारा और निथाराना विधि के द्वारा, निथारना विधि के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। ये साधारण सा चीज़ें जो हम लोग घर में रोज़ देखते हैं। तो ये था हमारा आज के लिए लास्ट। नेक्स्ट क्लास में इससे बढ़िया बढ़ेंगे, वो समझने वाला हो। ये सब बच्चा वाला चीज़ें इसीलिए देखते हैं कि वो इसको क्या बोलें क्या हम लोग, है ना। बाकी तो पिक्चर में आप लोग देख ही रहे थे सब कुछ क्या कैसे होता है, ठीक है। ये था हमारे लिए आज के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसमें इससे आगे वाला बहुत अच्छा प्रोसेस है, उन सबको समझेंगे बहुत ही मज़े से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको किसी भी चीज़ का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाए, प्लेलिस्ट में 9th साइंस लिखा होगा तो उसको आप टच करके देख सकते हैं। हाँ मैथ का भी मैं जल्दी कुछ करता हूँ क्योंकि पहले 10th का क्रैश कोर्स मैं सोच रहा हूँ करने का कंप्लीट, ठीक है ना। आप लोगों का मार्च तक होता है ना सिलेबस, 9th तो मार्च, 10th में आप जाएंगे कब? मार्च के बाद, तो मार्च तक में हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे वीडियो के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।